इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वन शॉट वीडियो देखेंगे। तो हमने बहुत ही कम टाइम में इस लेसन को आपको समझाया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस वो केमिकल चेंज होते हैं या वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें कोई नया चीज़ बनती है, कोई नया प्रोडक्ट बनता है, यानी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रोडक्ट की वो रिएक्टेंट से बिल्कुल ही अलग होती है। आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने नोट्स के तौर पर इसको लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। अगर ये देखना होगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है तो इसके लिए अगर आपको चेंज इन स्टेट या फिर कलर में चेंज दिखाई पड़े तो हो सकता है कि वहाँ पर केमिकल चेंज हुआ हो। इवोल्यूशन ऑफ गैस या फिर चेंज इन टेम्परेचर या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर ये सब आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो वहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है, यानी केमिकल रिएक्शन हुई है। आगे हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंबल्स और कुछ फॉर्मूलाज की फॉर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखा जाता है तो वही केमिकल इक्वेशन होती है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये लिखी है एक इक्वेशन, जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन हुई है और वाटर का मॉलिक्यूल बना है, तो इसको जो है हमने सिंबल की फॉर्म में लिखा है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये वर्ड लिखा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए सिंबल लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन के लिए लिखा गया है, वाटर के लिए लिखा गया है। तो ये जो लिखी है हमने ये केमिकल इक्वेशन है। आगे बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस कहलाएगी अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम हों तो आप समझ जाएंगे कि वो बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फॉलो होना चाहिए, तभी आप समझेंगे कि ये कोई इक्वेशन जो दी गई है वो बैलेंस है या नहीं है। आगे बात करते हैं हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। आपको इसमें ये याद रखना है, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की और हमने वाटर की आपस में रिएक्शन कराई है, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम बनता है। इसको जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे क्योंकि दो रिएक्टेंट हैं, एक प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसे ही जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वाटर बनता है, वाटर की फॉर्मेशन होती है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज होता है तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जैसे एग्जांपल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। इसी तरह से आयरन सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो यह आयरन के ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन टाइप की होती हैं। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन हीट की हेल्प से हो रहा है, अगर डिकम्पोजिशन करने के लिए हीट एनर्जी का यूज हो रहा है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन होगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है यानी जब उसको गर्म करते हैं तो वह कार्बन जो कैल्शियम कार्बोनेट है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर डिकम्पोजिशन करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जा रहा है तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करें तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। इसी तरह से एक होता है फोटोलिसिस यानी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर जो हमारा रिएक्टेंट होता है अगर उसको डिकम्पोज करने के लिए सनलाइट की हेल्प ली जाती है, सनलाइट का यूज किया जाता है तो वो फोटोलाइसिस या फिर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जो सिल्वर क्लोराइड है जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो यह सिल्वर में और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको याद रखना है ये दो टाइप की होती हैं।
एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको कहते हैं जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे जिंक की और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की जब आपस में रिएक्शन होती है तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी तरह से अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। जब टू डिफरेंट आयंस इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर, जब वो एक दूसरे की हेल्प से या एक दूसरे के द्वारा डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन जब आपस में इन्हें मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी तरह से हम बात करें अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको याद रखना है जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो साल्ट और वाटर का निर्माण होता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आपस में रिएक्शन अगर कराई जाए तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सोडियम का ऑक्साइड बनता है। सोडियम के पास पहले रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन प्रोडक्ट में अब इसके पास ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो ये सोडियम का ऑक्साइड बन गया है, यानी सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है। इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया है। अब आगे देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में आपको याद रखना है जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो रिडक्शन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए सोडियम की हमने हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराई तो ये सोडियम हाइड्राइड बना है, यानी सोडियम के साथ में हाइड्रोजन ऐड हो गया है तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ में रिएक्शन करता है तो जिंक इसमें से अलग हो जाता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, यानी जो ऑक्सीजन थी वो कार्बन के साथ चली गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई है तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। आगे बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जब किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो ऐसी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर का ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई है, कॉपर अलग हो गया है और H2 के साथ में O चला गया है तो यहाँ पर ये H2O हुआ है। तो यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब इसका हो गया है रिडक्शन, ऑक्सीजन हट गई है, H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द रिएक्टेंट विच गेट्स रिड्यूस्ड इटसेल्फ, जो खुद तो रिड्यूस हो जाता है यानी जिसका खुद का तो रिडक्शन हो जाता है लेकिन वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा देता है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की और हाइड्रोजन की जब आपस में रिएक्शन हुई है तो कॉपर अलग हो गया है और H2O ये बन गया है, हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। अब हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर ऑक्साइड इसका यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर इसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा दिया है तो यहाँ पर इसलिए कॉपर ऑक्साइड जो है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा और यहाँ कॉपर ऑक्साइड खुद रिड्यूस हो गया है कॉपर में। इसी तरह से इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर कार्बन की और जिंक ऑक्साइड की आपस में रिएक्शन है तो ये जिंक अलग हो गया है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। यहाँ पर क्या हुआ है, जो जिंक ऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये इसने कार्बन को ऑक्सीडाइज करा दिया है और जिंक ऑक्साइड खुद रिड्यूस हो गया है जिंक में। इसी तरह से अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, द रिएक्टेंट विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे रिएक्टेंट को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे
यहाँ देखिए कार्बन की और जिंक ऑक्साइड की आपस में रिएक्शन है ये, तो यहाँ पर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बने हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर सी जो है ये कार्बन जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने जिंक ऑक्साइड के साथ से ऑक्सीजन को हटा दिया है। तो ये जो कार्बन है ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। इसी तरह से अगर हम इस रिएक्शन में इसको देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की और हाइड्रोजन की जब आपस में रिएक्शन हुई है तो यहाँ पर कॉपर अलग हो गया है और जो ऑक्सीजन थी वो H2 के साथ चली गई है, यानी H2O बना है। तो यहाँ पर जो H2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, H2 जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये बात जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है, यानी हीट रिलीज होती है। ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट निकलेगी। जैसे अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ में रिएक्शन को देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी स्लेक्ड लाइम बनता है, और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बात करें अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, बाहर नहीं निकलती, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, इस रिएक्शन को हम पूरा कर देते हैं, ये थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई है इसमें। तो जब हम मरकरी के ऑक्साइड को जब हीट देते हैं प्लस हीट, तो जब इसको हीट देते हैं तो हीट देने के बाद यह होता क्या है, ये डिकम्पोज हो जाता है। एक तरह से यूँ समझ लीजिए मरकरी लिक्विड में और प्लस O2 गैस में, इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है। तो हमने इस रिएक्शन में हीट दी है, ना कि हीट बाहर निकली है, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप इसको इसी तरह से पूरा कर लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं कोरोजन की। देखिए कोरोजन जो है एक ऐसी घटना है, एक ऐसी फिनोमेनन है जिसके कारण कोई मेटल जो है धीरे धीरे वो ख़त्म होती चली जाती है, यानी कि वो स्लोली, वो जो मेटल होती है आर स्लोली ईटन बाय द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, वाटर है और कुछ केमिकल्स हैं, उनकी वजह से वो धीरे धीरे गलने लगती है, खराब हो जाती है। तो अगर हम बात करें कोरोजन आयरन का, आयरन का जो कोरोजन होता है उसको रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका मतलब है कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन फॉर्म्स हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट कहते हैं। रस्ट जो होता है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। वैन केप्ट ओपन इन मॉइस्ट एयर, जब हम आयरन के किसी ऑब्जेक्ट को जब हम खुली, इस तरह ही खुले वातावरण में, खुले एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो वो एक समय के साथ जो है धीरे धीरे खराब होता जाता है और रिएक्शन करके वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं, हिंदी में जंग कहते हैं, उस पर जंग लग जाता है। तो ये जो इसकी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन को भी आप देख लीजिएगा। इसको जब आयरन जो है, ये चीज़ें एटमॉस्फेयर से मिलेगी, एयर से मिलती है, ऑक्सीजन और नमी। ये जो है मॉइस्ट है, XH2O, कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं हमने X मान लिए हैं। अब जो बनता है ये रस्ट बनता है, Fe2O3, ये आयरन का ऑक्साइड है, लेकिन इसका पूरा नाम है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको रस्ट कहते हैं। आगे हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रीन लेयर ओवर कॉपर। कॉपर के सरफेस के ऊपर भी कुछ समय के बाद जो है एक ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है, जो कॉपर का कार्बोनेट होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। ऐसा कब होता है, न्यू कॉपर जो होता है वो ब्राउन होता है कलर में। न्यू कॉपर वेसल फॉर्म्स अ ग्रीन लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर की और मॉइस्चर की रिएक्शन के बाद जो है उसके ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर जम जाती है। आगे अगर बात करें इसकी रिएक्शन की, तो एयर से जो है O2, CO2 एंड H2O, ये तो एयर से मिलते हैं, एटमॉस्फेयर से मिलते हैं। तो कॉपर जब इनके साथ में रिएक्ट करता है तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, यानी कि जो है ये पूरा जो है आप इसको याद रखेंगे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। तो ये उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बना देता है। आगे अगर हम बात करें रेनसिडिटी की, तो रेनसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फैट होती है, ऑयल्स होते हैं, ये समय के साथ धीरे धीरे खराब होते चले जाते हैं, यानी इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे इनकी जो है ऑर्डर जो है वो बदल जाती है, वो थोड़ी अजीब हो जाती है और इनका टेस्ट भी बदल जाता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फाउल ऑर्डर
एंड टेस्ट इन दैम, और उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, उसकी ऑर्डर बिगड़ जाती है और वो फिर हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं रहता है। तो इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। इसके रेंसिडिटी ना हो इसके लिए हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडिड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। उनके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो है हमने शॉर्ट में इस लेसन को कवर किया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।